हम आपको यह बताएंगे कि अब हिमाचल प्रदेश में मोहब्बत की दुकान पर भी उसके मालिक का नाम लिखना क्यों जरूरी हो गया है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार ने ऐलान किया है कि अब से खाने पीने का सामान बेचने वाले तमाम लोगों को अपनी दुकानों पर, ढाबों पर, रेस्टोरेंट्स पर और ठेलों पर अपना सही नाम लिखकर अपने ग्राहकों को बताना होगा और यह फैसला सभी धर्मों के दुकानदारों पर लागू होगा। यह फैसला मिलावट को रोकने के लिए किया गया है। सरकार का कहना है कि उसने यह फैसला खाने पीने के सामानों में शुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए और मिलावट को रोकने के लिए लागू किया है और इस फैसले के तहत सभी दुकानों पर और ढाबों पर उनके मालिकों और उनके प्रबंधकों के फोटो आईडी कार्ड लगाए जाएंगे, जिनमें उनके नाम और उनके बारे में सारी जानकारियां लिखी होनी चाहिए। लेकिन आज हमारा एक छोटा सा सवाल यह भी है कि जब उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसी तरह का फैसला सभी धर्मों के दुकानदारों पर लागू किया था, तब कांग्रेस ने इसे मुस्लिम विरोधी और सांप्रदायिक क्यों बताया था? और अगर यह फैसला उत्तर प्रदेश में मुस्लिम विरोधी था तो यह फैसला हिमाचल प्रदेश में मुस्लिम विरोधी आज क्यों नहीं है? यह हमारी राजनीति के डबल स्टैंडर्ड्स है। अगर कोई विरोधी पार्टी या विरोधी सरकार करे तो बहुत बुरा है और अगर हम करें तो बिल्कुल सब कुछ सही है। उस समय कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में अलग अलग ढाबों और ठेलों पर इस तरह के पोस्टर्स लगा दिए थे जिन पर लिखा था मोहब्बत की दुकान, नो हिंदू नो मुसलमान। लेकिन अब इसी कांग्रेस पार्टी की सरकार वाले हिमाचल प्रदेश में सभी खाने पीने की दुकानों पर, ठेलों पर, ढाबों पर, रेस्टोरेंट पर यही नियम लागू हो गया है और हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार इस फैसले को आज जरूरी फैसला बता रही है। इस तरीके से उत्तर प्रदेश में भी वहाँ पर भी जो रेडी फड़ी वाले हैं खास करके उनके लिए ये मैंडेटरी किया गया है कि वहाँ पर जो है आपको अपना उसमें नाम और आईडी लगाना होगा। तो हमने भी इसको यहाँ पर पूरी मजबूती से लागू करने का निर्णय किया है कि जो भी अपना दुकान चला रहा है, रेडी फड़ी चला रहा है, उसको अपना आईडी, अपना क्लियर आइडेंटिफिकेशन उसमें करना होगा। वैसे भी क्योंकि अब ये स्ट्रीट वेंडिंग कमेटी बन चुकी है तो उससे आईडी दिया जाएगा और वो उनको डिस्प्ले करना पड़ेगा ताकि आने वाले समय में कोई भी अगर ऐसी कोई समस्या आती है, कोई प्रॉब्लम आती है तो पारदर्शिता से इस पे कार्रवाई जो है वो करवाई जा सके। हिमाचल प्रदेश में हिंदुओं की आबादी लगभग 95% है और मुसलमानों की आबादी 2.2% है और पूरे हिमाचल प्रदेश में खाने पीने की 2.5 लाख से ज्यादा दुकानें और ढाबे हैं जिन पर अब से ये नियम लागू हो जाएगा। और यह फैसला इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि जब उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में इस तरह का फैसला लागू हुआ था तब यह पता चला था कि वहां श्री बालाजी कैंटीन के मालिक का नाम देवराज कश्यप है और तेजस्वी होटल, देव होटल, वैष्णवी भोजनालय और साक्षी टूरिस्ट ढाबा के मालिक भी हिंदू हैं। लेकिन बाबू ढाबा के मालिक बाबू खान हैं, संगम भोजनालय के मालिक मोहम्मद सलीम हैं और चीतल ग्रैंड के मालिक मोहम्मद शाकिर राणा है। और इससे तब यह पता चला कि हिंदुओं ने तो मुजफ्फरनगर में अपनी दुकानों के नाम नहीं बदले, लेकिन मुसलमानों ने अपनी दुकानों के, अपने ढाबों के और अपने रेस्टोरेंट के नाम बदल दिए थे। हमने आपको दोनों श्रेणियां बताई हैं। जो हिंदू मालिक थे उन्होंने अपने दुकानों के नाम हिंदुओं के नाम पर ही रखे हैं, उनके हिंदू नाम है। लेकिन जो मुसलमान मालिक थे उन्होंने अपने दुकानों और ढाबों के नाम हिंदू नामों पर रखे थे। ऐसा क्यों? क्या छुपाने की जरूरत है इसमें? हालांकि उस समय सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को रद्द कर दिया था, लेकिन 24 सितंबर को उत्तर प्रदेश में इस फैसले को अब फिर से लागू कर दिया गया है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि मिलावट को रोकने के लिए उत्तर प्रदेश में खाने पीने की सभी दुकानों पर उनके मालिकों का और उनके प्रबंधकों का नाम लिखना अब अनिवार्य होगा। और इस फैसले के एक दिन बाद अब हिमाचल प्रदेश में भी कांग्रेस की सरकार ने इस फैसले को अपने राज्य में लागू कर दिया है और यह फैसला भी ऐसे समय में लागू हुआ जब हिमाचल प्रदेश में अवैध मस्जिदों के खिलाफ राजधानी शिमला से लेकर मंडी में हिंदू समुदाय के लोग सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, जिससे यह सवाल खड़ा होता है कि क्या इस फैसले का कनेक्शन इन विरोध प्रदर्शनों से भी हो सकता है? क्या इस फैसले के पीछे और उसके और पीछे और थोड़ा और पीछे कोई राजनीति छुपी हुई है? हमारे देश में हर चीज पर राजनीति होती है, लेकिन हमें इस बात की खुशी है
कि धीरे धीरे हमारे देश के लोग अब जागरूक हो रहे हैं। मिलावट के खिलाफ ये मुहिम अब तेजी से जोर पकड़ रही है। घर घर में लोग इस मुहिम के बारे में बात कर रहे हैं, मिलावट के बारे में बात कर रहे हैं। और देखिए, जो मिलावट है इसे आज तक किसी भी पार्टी ने एक बड़ा मुद्दा नहीं बनाया, क्योंकि हमारे देश में मिलावट के मुद्दे पर वोट नहीं पड़ते। हमारे देश में जाति के मुद्दे पर तो पड़ते हैं, लेकिन मिलावट के मुद्दे पर नहीं। इस मिलावट से जितने लोग मारे जाते हैं उनकी जातियां कोई नहीं पूछता। इसलिए आज हम आपसे बस इतना कहना चाहेंगे कि ये जो मुहिम हम चला रहे हैं मिलावट के खिलाफ, ये आपके शरीर को लेकर है, आपको लेकर है, आपके परिवार के लोगों के स्वास्थ्य को लेकर है। और आप न जाने सुबह से लेकर रात तक जितनी भी चीजें आप खा रहे हैं उनमें कितनी मिलावट की जा रही है, क्योंकि कुछ लालची लोग आपके स्वास्थ्य से खिलवाड़ करके अपनी जेबें भरना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं। और हमारे देश में मिलावट को इस तरह से स्वीकार कर लिया गया है कि जो लोग मिलावट कर रहे हैं उन्हें इसके बारे में कोई शर्मिंदगी नहीं होती। और लोगों ने भी अब इसे स्वीकार कर लिया है, इसलिए लोग भी इसे लेकर आवाज नहीं उठाते। भारत में अगर आज आप फलों का जूस पीने के लिए दुकान पर जाएंगे तो उसमें रंगों की मिलावट हो रही है। आप अनार का जूस पीने जाएंगे तो आपको पता नहीं होगा कि इसमें कैसा अनार डाला गया है और इसमें कितना रंग डाला गया है ताकि ये जूस आपको लाल लाल दिखाई दे। दूध में डिटर्जेंट मिला दिया जाता है, घी में उसे और चिकना करने के लिए जानवरों की चर्बी मिला दी जाती है, तेल में केमिकल्स और दूसरे मिला दिए जाते हैं, सब्जियों में रंगों वाले इंजेक्शंस लगा दिए जाते हैं ताकि वो हरी सब्जियां आपको और ज्यादा हरी हरी और आकर्षक लगें। आपको लाल लाल सेब इतने आकर्षक लगें, लेकिन आपको पता ही नहीं है कि उनके अंदर क्या है। नमक में व्हाइट स्टोन पाउडर मिला दिया जाता है, लाल मिर्च में ईंट का पाउडर मिला दिया जाता है, हल्दी में मक्का के गंदे पाउडर की मिलावट कर दी जाती है। और आप जो भी सब्जियां खा रहे हैं, फल खा रहे हैं, तेल खा रहे हैं, घी खा रहे हैं, दूध पी रहे हैं, पनीर खा रहे हैं, अगर आपने देखा होगा जब आप कहीं बाहर जाते हैं तो पनीर को लेकर कोई भी डिश आपको बहुत सस्ती दे दी जाती है, जबकि पनीर का दाम उससे कहीं ज्यादा ऊंचा है। इसका मतलब सीधा सा यह है कि नकली पनीर डालकर उस डिश को तैयार किया जा रहा है और आपको ऐसा लगता है कि आपने बहुत सस्ते में खाना खा लिया, लेकिन यह सब आपके पेट में जा रहा है। और आज इन सारे लोगों ने मुनाफा कमाने के लिए आपके पेट को एक डस्टबिन बना दिया है। और इसे देखते हुए उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में जो फैसला लागू हुआ है, यह फैसला बहुत महत्वपूर्ण है। हम तो ये कहेंगे कि बाकी की राज्य सरकारों को भी यह फैसला अपने अपने यहां लागू कर देना चाहिए। और आप लोग भी आज से जब भी आप बाहर जाएं, बाहर से कोई भी सामान अगर आप खरीदें तो सावधान रहिए, ये देखते रहिए। किसी भी ढाबे पर जाते हैं, रेस्टोरेंट पर जाते हैं तो सबसे पहले देखिए कि किस तेल का इस्तेमाल हो रहा है, किस घी का इस्तेमाल हो रहा है, उसकी रसोई कैसी है, वहां जो लोग काम करने वाले हैं वो कैसे हैं, उनका अपना हाइजीन लेवल कैसा है, वो कितने साफ सुथरे हैं, जहां खाना बनाया जा रहा है वहां किसी सफाई का उन्होंने ध्यान रखा है या नहीं रखा है। ये सब आपकी जिम्मेदारी है। लेकिन यहां इस बात को भी समझना होगा कि मिलावट को सिर्फ दुकानों और ढाबों पर उनके मालिकों का नाम लिखने से नहीं रोका जा सकता, बल्कि इसके लिए हमारे देश की सरकारों को खाद्य सुरक्षा का जो जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे मजबूत बनाना होगा। और यह बात इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि फिलहाल सरकारों को यह पता ही नहीं है कि आगरा के पेठे में, वृंदावन के मशहूर पेड़े में, गुजरात के ढोकले में, मुंबई के वड़ा पाव में, चेन्नई के इडली डोसा में, कर्नाटक के मैसूर पाक में, पंजाब की पिन्नी और छोले भटूरे में, बिहार के लिट्टी चोखा में, इंदौर के पोहे में, झारखंड की तिल बर्फी में, राजस्थान के घेवर में और दिल्ली के गोलगप्पों में किस किस तरह की मिलावट हो रही है हमारे देश के लोगों को भी नहीं पता है। और हमारी सरकारें तो इस पर बिल्कुल आंख बंद करके बैठी हुई है। आज इस बात को लेकर हमारे देश में कोई कानून नहीं है, ना ही उसका पालन हो रहा है कि अगर आप चाट खाने के लिए सड़क पर कहीं खड़े हो जाते हैं, गोलगप्पे खाने के लिए खड़े हो जाते हैं, तो उस पानी में किस प्रकार के पानी का इस्तेमाल हो रहा है, कैसे मसालों का इस्तेमाल हो रहा है, किसी को कुछ नहीं पता। और यह सब कुछ खुलेआम हो रहा है सिर्फ एक कारण से, पैसा कमाने के लिए। आज हमारे देश में फूड सेफ्टी का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना कमजोर है कि पिछले 6 महीने में ही देश में 14 लोगों की मौत ढाबों पर मिलावटी खाना खाने से या फिर ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगवाए गए केक को खाने से हो चुकी है।
आपको याद होगा, हमने तो कुछ दिन पहले ही पंजाब में एक छोटी बच्ची की कहानी आपको बताई थी। उसका जन्मदिन था, ऑनलाइन केक ऑर्डर किया गया, केक मिलावटी था, केक घर में आया और केक खाने के बाद उस बच्ची की मौत हो गई। लेकिन उसके बाद भी हमारी सरकारों ने क्या किया? कुछ नहीं किया। आज आप ऑनलाइन भी जो खाना मंगा रहे हैं, आपको क्या पता कि वो खाना कहां तैयार हो रहा है, किस स्थिति में तैयार हो रहा है, उसमें जो सामान डाला गया है वो कितनी अच्छी या कितनी घटिया क्वालिटी का सामान है, कौन सा घी लग रहा है, कौन सा तेल लग रहा है। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो क्या वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन खाना कहीं एक ही साथ तो नहीं बन रहा है? आपको कुछ नहीं पता चलेगा। और एक और बड़ी बात यह है कि तिरुपति मंदिर में अभी जिस मिलावट का खुलासा हुआ, उसके बाद लगातार यही सवाल उठ रहा है कि क्या इस तरह की मिलावट दूसरे मंदिरों के प्रसाद में भी हो सकती है। ओडिशा की सरकार ने ऐलान किया है कि वो अब जगन्नाथपुरी के मंदिर में, भगवान जगन्नाथ के मंदिर में बनने वाले प्रसाद की जांच कराएगी। एक नया शब्द हम लेकर आए हैं और आज का नया शब्द है इस्लाम और तिरंगा। और आज इस्लाम और तिरंगे की हर जगह बात हो रही है हमारे देश में। यह नया एक कॉम्बिनेशन आया है, इस्लाम तिरंगा। आपको याद होगा, कुछ समय पहले असदुद्दीन ओवैसी के छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी ने एक बार कहा था कि देश से 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो तो पता चल जाएगा कि कौन कितना ताकतवर है। यानी वो कह रहे हैं कि 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा दो और फिर देश के मुसलमान बता देंगे कि उनके अंदर कितनी ताकत है। ये खुलेआम उन्होंने चेतावनी दी थी। इसी तरह मौलाना तौकीर रजा ने अभी हाल ही में यह बयान दिया कि अगर भारत के 1% मुसलमान भी सड़कों पर उतर आए तो सरकार के लिए जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन महाराष्ट्र में जब देश के 21 करोड़ मुसलमानों में से सिर्फ 12,000 मुसलमान सड़कों पर उतर आए तो इन दृश्यों ने हर किसी को हैरान कर दिया। और अब लोग कह रहे हैं कि अगर देश के 1% तो छोड़ दीजिए, देश के 0.01% मुसलमानों के सड़कों पर उतरने से अगर ऐसा जन सैलाब आ सकता है, तो अगर 1% मुसलमान सड़कों पर उतर आए तो देश में क्या स्थिति हो सकती है, आप कल्पना कीजिए। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये महाराष्ट्र के ठाणे और मुंबई की हैं, जहां लगभग 12,000 मुसलमानों ने छत्रपति संभाजी नगर से मुंबई तक पैदल यात्रा निकाली, जिसका नाम था तिरंगा संविधान रैली। ये एक रैली की तस्वीर है। ये रैली मुंबई तक गई और संविधान रैली के नाम से तिरंगा संविधान रैली इसे नाम दिया गया। यह रैली इतनी विशाल थी कि इसके कारण मुंबई को नागपुर से जोड़ने वाले एक एक्सप्रेस वे पर ऐसा भीषण जाम लग गया जैसा कि इससे पहले कभी देखा नहीं गया था। यह रैली बीजेपी विधायक नितेश राणे और संत रामगिरी महाराज के उन आपत्तिजनक बयानों के खिलाफ निकाली गई जिनमें उन पर मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने और इस्लाम धर्म का अपमान करने के आरोप लगे थे। इसके विरोध में यह रैली निकली है। इनमें बीजेपी विधायक नितेश राणे ने कहा था कि अगर 24 घंटे के लिए पुलिस को छुट्टी पर भेज दिया जाए तो हिंदू अपनी असली ताकत दिखा देंगे। इसके अलावा उन्होंने मस्जिदों को लेकर भी एक भड़काऊ बयान दिया था और विवादित बयान देने के मामले में संत रामगिरी महाराज का बचाव भी उन्होंने किया था। और इन्हीं बयानों के विरोध में महाराष्ट्र में लगभग 12,000 मुसलमानों ने 300 किलोमीटर लंबी एक संविधान यात्रा निकाली, जिसमें सभी मुसलमानों के हाथों में भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा था। और इन तस्वीरों में आज 3 बिल्कुल नई बातें छिपी हुई हैं जो आज आप सबको ध्यान से सुननी चाहिए। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जन सैलाब है। अब हम आपको ये बताएंगे कि कैसे शेयर बाजार में हमारे देश के लोगों की जेबें आजकल कट रही है। पिछले 3 साल में फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेडिंग करने वाले 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को 1,81,000 करोड़ रुपए का शुद्ध घाटा हुआ है। और इनमें भी ज्यादातर लोग वो हैं जिनकी सालाना आय 5 लाख रुपए से भी कम है। हमारे देश में लोग आजकल स्टॉक मार्केट में जो पैसा लगाते हैं वो लॉटरी की तरह लगा रहे हैं। लोगों को ऐसा लग रहा है कि स्टॉक मार्केट में पैसा लगाएंगे और रातों रात कोई लॉटरी लग जाएगी और घर बैठे उनके पैसे दुगने हो जाएंगे, तिगने हो जाएंगे। क्योंकि स्टॉक मार्केट जिस तरीके से ऊपर बढ़ रहा है, लोगों को लगता है कि उनका पैसा भी ऐसे ही निरंतर ऊपर ही ऊपर जाता चला जाएगा। और बहुत सारे लोगों ने बिना सोचे समझे
या गलत राय लेकर, या बहुत सारे देश में ऐसे लोग हैं जो एक्सपर्ट बनकर लोगों को गलत राय दे देते हैं और लोग इस झांसे में आ जाते हैं कि अगर उन्होंने अपना बचत का पैसा स्टॉक मार्केट में लगा दिया तो उनके पैसे दुगने तिगने हो जाएंगे और बाद में ऐसे लोगों को नुकसान हो रहा है। भारत में ट्रेडिंग को रेगुलेट करने वाली संस्था सेबी ने अपनी नई रिपोर्ट जारी की है, जिसमें फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ट्रेडिंग को लेकर चौंकाने वाली बात पता चली। ये वो ट्रेडिंग होती है जिसमें लोग किसी कंपनी के शेयर की भविष्य की अनुमानित कीमत पर पैसा लगाते हैं और उस शेयर की बोली लगाकर उसमें अपना पैसा निवेश करते हैं, यह सोचकर कि आज सस्ते दाम पर इस कंपनी का शेयर मिल रहा है, आगे चलकर यह कंपनी बहुत बड़ी हो जाएगी, जो शेयर मैं 100 रुपए में ले रहा हूं आज, भविष्य में वो 1000 रुपए का हो जाएगा। यह सोचकर वो उस वैल्यू पर अपना पैसा लगा देते हैं। ये आपके और हमारे जैसे वो निजी इंडिविजुअल ट्रेडर्स या आम लोग होते हैं जो सीधे ही बाजार में निवेश करते हैं, अपना पैसा लगा देते हैं। और अब पता चला कि ऐसे 1,13,00,000 लोगों को पिछले 3 वर्षों में 1,81,000 करोड़ रुपए का शुद्ध घाटा हो चुका है। भारत में 100 में से सिर्फ 7 ट्रेडर्स ऐसे थे जिन्होंने पिछले 3 साल में कुछ लाभ कमाया है। 100 में से 7 यानी सिर्फ 7% लोगों को लाभ हुआ है। इनमें भी 100 में से सिर्फ एक ट्रेडर ऐसा था जिसने 1 लाख रुपए से ज्यादा का शुद्ध मुनाफा कमाया हो। 1 लाख रुपए का मुनाफा कमाने वाले 1% लोग हैं, 1%। अब आप सोच रहे होंगे कि ये घाटा उठाने वाले लोग आखिर हैं कौन? अपनी मेहनत की कमाई शेयर बाजार में डुबोने वाले लोग हैं कौन? तो इनमें कम उम्र में अमीर बनने की चाहत रखने वाले हमारे देश के युवा सबसे ज्यादा हैं। इनमें अपनी पाई पाई जोड़कर शेयर बाजार में लगाने वाला मध्यम वर्ग है, मिडिल क्लास के लोग हैं, जिसे उम्मीद है कि शेयर बाजार से उसे एक दिन एक्स्ट्रा आमदनी हो सकती है। वर्ष 2023 में 30 साल से कम उम्र के ट्रेडर्स 31% थे। 30 साल से कम उम्र के ट्रेडर्स 31% थे, लेकिन इस साल इनकी संख्या बढ़कर 43% हो गई है और इनमें से 93% युवाओं को इस साल ट्रेडिंग में घाटा ही हुआ है, फायदा नहीं हुआ है। इन ट्रेडर्स में 76% वो लोग हैं जो साल में 5 लाख रुपए से भी कम कमाते हैं, यानी महीने में 42,000 रुपए से भी कम कमाने वाले 65 लाख से ज्यादा लोगों के हजारों करोड़ रुपए स्टॉक मार्केट में डूब गए। इस साल ट्रेडिंग करने वाले लोगों में से आधे लोग सिर्फ देश के 4 राज्यों से थे। ये 4 राज्य कौन से हैं? 22% लोग महाराष्ट्र से थे, 12% गुजरात से, 9% उत्तर प्रदेश से और 6% राजस्थान से। इस साल लगभग आधे लोग ऐसे हैं जिनमें 3 साल में पहली बार शेयर मार्केट में निवेश किया था जिन्होंने, और इन 42 लाख ट्रेडर्स में से 92% से ज्यादा ट्रेडर्स को प्रति व्यक्ति 46,000 रुपए का शुद्ध घाटा हुआ है। वर्ष 2022 और 23 में घाटा होने के बाद भी 76% ट्रेडर्स ऐसे थे जिन्होंने अपनी ट्रेडिंग जारी रखी। इनमें से सिर्फ 8% ट्रेडर्स ही इस साल मुनाफा कमाने में कामयाब हुए हैं।